आज हम स्रोत सामग्री के हर प्रश्न को उठाएंगे, उसका विज्ञान समझेंगे और सबसे मजेदार बात, हम कुछ ऐसी कमाल की मेमोरी ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे जिससे परीक्षा के दबाव में भी सही उत्तर याद आ जाए। हाँ, ये ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि शरीर में कोई प्रक्रिया क्यों हो रही है, तब तक विज्ञान रटना बेकार है। तो मैं कोशिश करूंगी कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे का मैकेनिज्म समझाऊं और फिर एक शानदार ट्रिक शेयर करूं। तो चलिए फिर शरीर रूपी इस इंजन को चलाने वाली बुनियादी ऊर्जा के स्रोतों से ही शुरुआत करते हैं। ये रहा स्रोत सामग्री से हमारा पहला प्रश्न। भोजन में वसा का मुख्य कार्य क्या है? ए, ऊतकों का निर्माण। बी, ऊर्जा का संचित स्रोत और सुरक्षा। सी, हीमोग्लोबिन बनाना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, ऊर्जा का संचित स्रोत और सुरक्षा। संचित स्रोत। बिल्कुल। वसा यानी जो फैट्स होते हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा वजन नहीं होते। शरीर एडिपोज टिश्यू के रूप में वसा को एक बैकअप बैटरी की तरह स्टोर करता है। मतलब 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अरे वाह, मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी दोगुने से ज्यादा। जी हाँ। पर इसका जो दूसरा काम है ना, सुरक्षा, उसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। हमारी किडनी और लिवर जैसे नाजुक अंगों के चारों ओर ना विसरल फैट की एक लेयर होती है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है बाहरी चोटों से। अच्छा, मतलब जैसे वो बबल रैप होता है ना। हाँ, एकदम सही। जब हम कोई कांच का नाजुक सामान कुरियर करते हैं तो उसे बबल रैप में लपेट देते हैं ताकि रास्ते में झटके लगे तो वो टूटे नहीं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। हमारी बॉडी ने भी हमारे अंगों को ऐसे ही वसा के कुशन में लपेट दिया है। और इसी से हमारी पहली मेमोरी ट्रिक भी बनती है। अरे वाह, क्या है वो ट्रिक? वसा इक्वल्स टू फसा। फंसा मतलब मुश्किल में फंसा। बिल्कुल। जब शरीर मुश्किल में फंसा हो, चाहे अकाल पड़ा हो और ऊर्जा ना हो या कोई बाहरी चोट लगने वाली हो, तो ऐसे में वसा ही काम आती है। मुश्किल में फंसा तो काम आया वसा। हाँ, ये बहुत शानदार विजुअल है, फंसा और वसा। चलिए अब संचित ऊर्जा से उस ऊर्जा की तरफ चलते हैं जो शरीर को तुरंत चाहिए। अगला प्रश्न, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए? ए, 10 से 20%, बी, 55 से 70%, सी, 90%, डी, 5%। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 55 से 70%। 55 से 70? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, क्योंकि शरीर विज्ञान के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी पचने वाला ईंधन है। हमारे दिमाग की कोशिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं तो लगभग पूरी तरह से ग्लूकोज पर ही निर्भर है। और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है। बिल्कुल। देखिए, प्रोटीन का मेन काम शरीर बनाना है और वसा तो संचित ऊर्जा है। तो रोजमर्रा के कामों के लिए कुल कैलोरी का आधे से ज्यादा हिस्सा कार्ब से ही आना चाहिए। इसे प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन भी कहते हैं, ताकि प्रोटीन अपने असली काम पर फोकस कर सके। ये प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन तो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है और इसे याद रखने का मेरा एक अपना व्यावहारिक तरीका भी है। अच्छा, वो क्या है? अगर हम एक आम भारतीय थाली की कल्पना करें तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? रोटी, चावल या मोटे अनाज? हाँ बिल्कुल, कार्ब्स ही होते हैं सबसे ज्यादा। बस, तो चूंकि थाली का सबसे बड़ा हिस्सा ही कार्ब्स का है तो उसका प्रतिशत हमेशा 50% से ऊपर ही होगा। तो ऑप्शंस में जो भी 50 से ऊपर वाला लॉजिकल ऑप्शन हो वही सही होगा। अरे, ये तो बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल ट्रिक है, एकदम दिमाग में बैठ गई। अब ऊर्जा को समझ लिया तो इसके मापने की इकाई पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, मापन तो विज्ञान का आधार है। अगला प्रश्न, ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल का मान 1 कैलोरी में कितना है? ए, 2.184, बी, 4.184, सी, 5.184, डी, 1.000। तो ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स के आधार पर सही उत्तर है विकल्प बी, 4.184। 4.184। हाँ, 1 कैलोरी बेसिकली वो हीट है जो 1 ग्राम पानी का तापमान ठीक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। पोषण विज्ञान में हम भले ही कैलोरी बोलते हैं, पर इंटरनेशनल साइंटिस्ट जूल में ही गणना करते हैं। और 1 कैलोरी हमेशा 4.184 जूल के बराबर होती है। इस नंबर को याद रखने के लिए ना एक राइम या लय बहुत काम आती है। राइम? हाँ, कैसे? बस इस फ्लो को पकड़ें, 4, 1, 8, 4। इसके पीछे लॉजिक यह है कि कैलोरी बड़ी इकाई है और जूल छोटी, तो 1 कैलोरी में
4 से ज्यादा जूल समा जाते हैं। 4184 मतलब 4.184। हाँ, 4184। ये ध्वनि सच में याद रह जाएगी। अब ऊर्जा क्या है और कैसे मापी जाती है ये तो क्लियर है। तो शरीर अपनी ऊर्जा खपत को कैसे मापता है वो देखते हैं। चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म तो आजकल हर फिटनेस मैगजीन में छपा होता है। तो अगला प्रश्न, बेनेडिक्ट रूथ स्पायरोमीटर क्या मापता है? ए ऊंचाई, बी बीएमआर, सी वसा का प्रतिशत, डी दृष्टि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर। हाँ, ये जो बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर है ना, ये एक अप्रत्यक्ष कैलोरी मीटर है। ये सीधा गर्मी नहीं मापता, बल्कि ये मापता है कि इंसान ने कितनी ऑक्सीजन का उपयोग किया है। अच्छा, तो ऑक्सीजन से मेटाबॉलिज्म का पता चलता है? बिल्कुल, कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही ना। हाँ। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन खपत उतना ज्यादा चयापचय दर। ये उपकरण का नाम काफी लंबा है, बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर, पर एमसीक्यू एग्जाम्स में एक छोटा सा अक्षर भी नया पार लगा देता है। वो कैसे? देखिए, उपकरण का नाम बेनेडिक्ट शुरू होता है बी से। हाँ। और ये मापता भी बीएमआर है। तो बी से बेनेडिक्ट और बी से बीएमआर। अरे वाह, बी से बीएमआर। ये छोटी सी हिंट एग्जाम में टाइम बचा लेगी। अच्छा, बीएमआर की बात चल रही है तो ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि शरीर अपनी ऊर्जा बचाता कैसे है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, बीएमआर कब सबसे कम होता है? ए दौड़ते समय, बी गहरी नींद में, सी भोजन के तुरंत बाद, डी तनाव में। शरीर विज्ञान के हिसाब से सही उत्तर है विकल्प बी, गहरी नींद में। गहरी नींद में? हाँ, क्योंकि बीएमआर वो कम से कम ऊर्जा है जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी होता है। मांसपेशियां एकदम शिथिल, पाचन धीमा और सारे स्वैच्छिक काम जीरो हो जाते हैं। मतलब सिर्फ दिल धड़क रहा है और फेफड़े चल रहे हैं। एकदम। तो इस अवस्था में ऊर्जा की खपत एकदम न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना था, मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में भी आता होगा। विकल्पों में एक ऑप्शन तनाव में भी है। हाँ। अक्सर जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो लगता है जैसे शरीर एकदम सुन्न पड़ गया है या एनर्जी ड्रेन हो गई है। तो क्या तनाव से बीएमआर कम नहीं होना चाहिए? ये बहुत ही बढ़िया और एनालॉजिकल सवाल है। देखिए, तनाव में इंसान को थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन अंदर बायोकेमिकल लेवल पर बिल्कुल उल्टा हो रहा होता है। अच्छा, उल्टा कैसे? जब तनाव होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। शरीर फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में आ जाता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन तेजी से निकलने लगते हैं। ओहो, मतलब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? बिल्कुल, और सांस भी तेज हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस में शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा जलाता है। तो तनाव में बीएमआर कम नहीं बल्कि बढ़ जाता है। गहरी नींद ही वो अकेली अवस्था है जहां शरीर एकदम पावर सेविंग मोड में होता है। हाँ, ये नर्वस सिस्टम का क्या शानदार कॉन्सेप्ट है। तनाव हाई अलर्ट है और नींद पावर सेविंग। तो इसके लिए हमारी ट्रिक भी बहुत सिंपल है। जब शरीर पूरी तरह रेस्ट में होता है तब बीएमआर सबसे बेस्ट यानी सबसे कम होता है। रेस्ट में बीएमआर बेस्ट। हाँ, रेस्ट में बेस्ट। बहुत सही। अब देखिए, ऊर्जा की बात हो गई, पर इस ऊर्जा को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है जो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि कमी से क्या होता है। हाँ, विटामिन्स तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर्स का। अगला प्रश्न, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन B2, डी विटामिन सी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विटामिन B1। विटामिन B1? जी, थायमिन पानी में घुलनशील एक बहुत ही जरूरी सह एंजाइम है। इसका मेन काम कार्बोहाइड्रेट चयापचय में होता है, मतलब ऊर्जा बनाने में। बिल्कुल। कार्ब्स को एटीपी में बदलने के लिए जो क्रेब्स चक्र चलता है ना, उसके लिए थायमिन अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो कोशिकाएं ऊर्जा नहीं बना पाएंगी और इसका सबसे बुरा असर हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। बाप रे। और इसे याद रखने की एक बड़ी क्रिएटिव ट्रिक है मेरे पास। बताइए बताइए। आप बस एक रेस की कल्पना कीजिए। अब जो धावक दौड़ रहा है उसे अगर फर्स्ट आना है, 1 आना है, तो उसे सबसे ज्यादा ताकत अपनी जांघों यानी थाई में चाहिए होगी। थाई में ताकत। हाँ, तो फर्स्ट आने वाले को चाहिए थाई में ताकत, मतलब B1 हो गया थायमीन। अरे ये तो बहुत ही कमाल का विजुअल है।
थाई से थाइमिन और फर्स्ट से B1। अब जब थाइमिन की बात हो ही रही है तो इसकी कमी से होने वाली बीमारी बेरी-बेरी को भी समझ लेते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न, बेरी-बेरी के लक्षण क्या हैं? ए, मसूड़ों में सूजन, बी, तंत्रिका तंत्र की कमजोरी और मांसपेशियों का क्षय, सी, आंखों में सूखापन, डी, हड्डियों का टूटना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, तंत्रिका तंत्र की कमजोरी और मांसपेशियों का क्षय। अभी आपने बताया था कि थायमिन नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। हाँ, हमारा दिमाग और नर्व्स बहुत ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। जब थायमिन कम होता है तो नसों के ऊपर की जो माइलिन शीथ होती है ना, वो डैमेज होने लगती है। ओहो, मतलब नसों के सिग्नल ठीक से जा नहीं पाते। बिल्कुल सही पकड़े आप। संदेश मांसपेशियों तक पहुंच ही नहीं पाता, तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सीरियस केसेस में तो लकवा भी मार सकता है। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी का क्लासिक केस है। ये तो सच में डरावना है, पर इस बीमारी के लक्षणों को याद रखने की ट्रिक बहुत मजेदार है। वो कैसे? देखिए, ये जो नाम है ना, बेरी-बेरी, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही कमजोर मरीज कह रहा हो, मैं चल नहीं पा रहा, मेरी नसें वेरी वेरी वीक हैं। बेरी बेरी यानी वेरी वेरी वीक। हाँ, वेरी वेरी वीक से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये भारी कमजोरी और मांसपेशियों के क्षय की बीमारी है। ये लक्षण को सीधा नाम से जोड़ देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स परिवार में एक और विटामिन है जिसकी कमी से शरीर बहुत भयानक प्रतिक्रिया देता है। हाँ, मुझे लगता है मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। अगला प्रश्न, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? ए, थाइमिन, बी, नियासिन, सी, बायोटिन, डी, फोलेट। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, नियासिन, जिसे हम विटामिन B3 भी कहते हैं। विटामिन B3। हाँ, नियासिन शरीर में NAD और NADP अणुओं का निर्माण करता है, जो सेलुलर श्वसन के लिए बुनियादी चीजें हैं। अब देखिए, जिन कोशिकाओं का टर्नओवर सबसे ज्यादा होता है ना, मतलब जो जल्दी पुरानी होकर नई बनती हैं, उन्हें ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि हमारी स्किन और डाइजेशन वाली कोशिकाएं। बिल्कुल। त्वचा और आंतों की परत बहुत तेजी से बदलती है, इसीलिए नियासिन कम होने पर सबसे पहले त्वचा पर चकत्ते पड़ते हैं, जिसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। डर्मेटाइटिस। और पाचन तंत्र ढह जाता है तो डायरिया होता है, और दिमाग को ऊर्जा नहीं मिलती तो मानसिक भ्रम यानी डिमेंशिया होने लगता है। अच्छा, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। हाँ, और इन्हीं 3 लक्षणों की वजह से पेलाग्रा को 3D बीमारी कहा जाता है। ये 3D वाला पॉइंट तो यूजीसी नेट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और पेलाग्रा को नियासिन से जोड़ने का एक बहुत ही सिंपल वर्ड प्ले है। क्या है वो वर्ड प्ले? बस बोलना है पेलानिया। पेलाग्रा से पेला और नियासिन से निया, तो पेलाग्रा मतलब नियासिन यानी B3। पेलानिया। ये शॉर्टकट तो भारी भरकम बायोलॉजी को एकदम आसान बना देता है। चलिए, अब विटामिन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिनरल्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के गठजोड़ को देखते हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन वाले सवाल बहुत आते हैं। अगला प्रश्न, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ए, विटामिन सी, बी, विटामिन डी और कैल्शियम, सी, आयरन, डी, विटामिन के। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विटामिन डी और कैल्शियम। रिकेट्स मुख्य रूप से बढ़ते बच्चों को होने वाली हड्डियों की बीमारी है। हड्डियों की बीमारी? पर इसमें दोनों की कमी कैसे? यही तो मैकेनिज्म है। कैल्शियम हड्डियों का मुख्य खनिज है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर शरीर में विटामिन डी नहीं है तो हमारी आंतें खाने से कैल्शियम को सोख ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब कैल्शियम खा भी लें तो फायदा नहीं। तो कैल्शियम उन ईंटों की तरह है जिनसे हड्डी बनती है। हाँ, सही है। और विटामिन डी वो सीमेंट है जो उन ईंटों को मजबूती से जोड़ता है। सीमेंट के बिना ईंटें किसी काम की नहीं। और इसके लिए हमारी जो एग्जाम वाली ट्रिक है ना, वो बहुत ही क्रिएटिव है। सीमेंट और ईंटें? तो अच्छा था, ट्रिक क्या है? देखिए, ये जो शब्द है रिकेट्स, हाँ। ये सुनने में बिल्कुल क्रिकेट जैसा लगता है ना? हाँ, क्रिकेट और रिकेट्स राइम तो कर रहे हैं। तो क्रिकेट में जैसे लकड़ी का विकेट होता है या बैट होता है, इस बीमारी में पैर की हड्डियां भी वजन से मुड़कर उसी विकेट या बैट की तरह टेढ़ी हो जाती हैं। तो क्रिकेट के विकेट से बन गया डिकेट, और डिकेट मतलब विटामिन डी। हाँ, डिकेट मतलब विटामिन डी। ये विजुअल हुक तो कभी नहीं भूलेगा कोई। चलिए, अब हमने शरीर के अंदर की कमियों को तो देख लिया, पर आहार एवं पोषण का एक बड़ा हिस्सा फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा है। बाहर से आने वाले खतरे। हाँ, जो अक्सर हमारी खाने की थाली में ही छिपे होते हैं। अगला प्रश्न, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होने वाली विषाक्तता क्या कहलाती है?
ए हैजा, बी बोटुलिज्म, सी टाइफॉइड, डी पेचिश। माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से सही उत्तर है विकल्प बी, बॉटुलिज्म। बोटुलिज्म, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या होता है? ये एक बहुत ही खास तरह का बैक्टीरिया है। इसे ऑब्लिगेट एनारोब कहते हैं। मतलब ये सिर्फ वहीं जिंदा रह सकता है जहां बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो। मतलब जहां हवा नहीं पहुंचती। बिल्कुल। इसीलिए जो खराब तरीके से पैक किए गए डिब्बा बंद या कैंड फूड होते हैं ना, वो इसके लिए स्वर्ग है। बाप रे। और ये बैक्टीरिया एक बहुत खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है जो एसिटाइलकोलिन हार्मोन को रोक देता है। इससे मांसपेशियों में ढीला लकवा मार जाता है। ये एकदम मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऑक्सीजन की कमी और डिब्बा बंद खाना, यही जड़ है। तो इसकी मेमोरी ट्रिक भी इसी डिब्बे में ही बंद है। डिब्बे में कैसे? इस बीमारी का अंग्रेजी नाम देखिए, बोचुलिज्म। शुरुआत के अक्षरों को ध्यान से पढ़ें तो बॉटल यानी बोतल या डिब्बा शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। बॉटल से बॉटलिज्म। बिल्कुल। तो डिब्बा बंद या बोतल वाले खाने का जहर मतलब बोचुलिज्म। वाह, ये शब्दों का ओरिजिन पकड़ना अच्छी बात है। अच्छा, इसी फूड पॉइजनिंग वाली लिस्ट में एक और बहुत आम संक्रमण है। हाँ, ये वाला तो मैंने न्यूज में भी बहुत सुना है। अगला प्रश्न, साल्मोनेला संक्रमण का मुख्य स्रोत क्या है? ए ताजे फल, बी दूषित पानी और अधपका मांस अंडा, सी हवा, डी मिट्टी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दूषित पानी और अधपका मांस या अंडा। मांस और अंडा। हाँ, ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया मुख्य रूप से आंतों में होता है और जूनोटिक तरीके से, मतलब जानवरों से इंसानों में आता है। जैसे मुर्गियों के मल से या अक्सर अंडों के छिलकों या मांस पर लग जाता है। ओहो। और अगर ऐसे अंडे या मांस को हमने अच्छे से पकाया नहीं तो ये सीधा हमारी आंतों में पहुंचकर गैस्ट्रोएंटेराइटिस और टाइफॉइड बुखार जैसी बीमारियां कर देता है। इस बैक्टीरिया के नाम में ही इसका सबसे बड़ा सुराग छिपा है। क्या सुराग? नाम है सैल्मोनेला। और सैल्मन एक बहुत ही फेमस मछली होती है ना? हाँ, सैल्मन फिश तो बहुत आम है। बस, सैल्मन एक मछली है, यानी मांस का प्रकार है। तो सैल्मोनेला का सीधा संबंध पशु उत्पादों यानी दूषित मांस और अंडे से होगा। सैल्मन मछली मतलब मांस और अंडा। ये लॉजिकल कनेक्शन तो बहुत आसान कर देगा याद रखना। अब चूंकि कच्चे भोजन में इन बैक्टीरिया का इतना खतरा है, तो फूड सेफ्टी साइंस ने इन्हें मारने के कुछ तरीके भी निकाले हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा आविष्कार है। अगला प्रश्न, पाश्चुरीकरण यानी पाश्चुराइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए दूध को गाढ़ा करना, बी हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना, सी विटामिन बढ़ाना, डी वसा अलग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना। पाश्चुरीकरण से रोगाणु नष्ट होते हैं? हाँ, 19वीं सदी में लुई पास्चर ने खोजा था कि अगर दूध या वाइन को एक खास थर्मल डेथ टाइम के लिए गर्म करें, जैसे 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए, और फिर एकदम से ठंडा कर लें, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। जी, जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं उनका सेल वॉल प्रोटीन टूट जाता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 100% स्टेरिलाइजेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ खतरनाक रोगाणुओं को मारता है ताकि दूध पीने लायक हो जाए, और उबालने के मुकाबले इसमें पोषण भी नष्ट नहीं होता। मतलब पोषण बचाओ और रोगाणु भगाओ। ये सच में एक क्रांतिकारी खोज थी। और इसे याद रखने की ट्रिक तो बड़ी ही काव्यात्मक है। काव्यात्मक? सुनाइए। पाश्चुरीकरण का सीधा सा अर्थ है तापमान से पास करो, रोगाणु नाश करो। पास करो, नाश करो, यानी पाश्चुरीकरण। हाँ, पास करो, रोगाणु नाश करो, ये राइम तो लिटरली दिमाग में गूंजती रहेगी। चलिए, अब फूड सेफ्टी से हटकर थोड़ा एडवांस लेवल पर आते हैं, जो अक्सर मेरिट डिसाइड करने वाले प्रश्न होते हैं। बिल्कुल, थोड़ा केमिस्ट्री की गहराई में चलते हैं। अगला प्रश्न, आयोडीन संख्या यानी आयोडीन वैल्यू वसा के किस गुण को दर्शाती है? ए शुद्धता, बी असंतृप्तता, सी वजन, डी रंग। एनालिटिकल केमिस्ट्री के हिसाब से सही उत्तर है विकल्प बी, असंतृप्तता यानी अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेशन क्या होता है? देखिए, जब हम किसी तेल या फैट की बात करते हैं तो उसके कार्बन अणुओं के बीच बॉन्ड्स होते हैं। जो वसा असंतृप्त होती है उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड। हाँ, और हैलोजेनीकरण की प्रोसेस में ये जो आयोडीन है ना, ये सीधा जाकर इन्हीं डबल बॉन्ड्स पर जुड़ जाता है। मतलब तेल जितना आयोडीन सोखेगा? बिल्कुल सही।
जितना ज्यादा आयोडीन सोखेगा मतलब उसमें उतने ही ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं और वो उतना ही ज्यादा असंतृप्त है। पोषण के हिसाब से ये हाई आयोडीन वाले तेल अक्सर दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये तो पूरी तरह से एक लैब वाली बात हो गई। पर जिन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से डर लगता है उनके लिए एक बहुत ही मानवीय स्वभाव वाली ट्रिक है। अच्छा, केमिस्ट्री को इंसान के स्वभाव से कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, आयोडीन एक ऐसा तत्व है जिसे शांति बिल्कुल पसंद नहीं है। वो संतृप्त यानी जो एकदम शांत और भरे हुए लोग हैं उनके पास नहीं जाता। उसे तो बस असंतृप्त लोग चाहिए, जो एक्टिव हैं, जिनके पास अभी और जुड़ने की जगह है, यानी डबल बॉन्ड है। तो आयोडीन हमेशा असंतृप्तता का ही पता लगाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही इमेजिनेटिव अप्रोच है, शांत और एक्टिव बॉन्ड्स। चलिए, अब राष्ट्रीय स्तर के पोषण मानकों से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल लेते हैं। हाँ, नेशनल पॉलिसीज से सवाल तो आते ही हैं। अगला प्रश्न, EAR का क्या अर्थ है? ए, अधिकतम आवश्यकता, बी, औसत आवश्यकता जो 50% जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो, सी, केवल बीमारों के लिए, डी, वसा की मात्रा। तो पब्लिक हेल्थ और ICMR के जो 2020 के नए गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार सही उत्तर है विकल्प बी, औसत आवश्यकता जो 50% जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो। ये EAR एग्जैक्टली काम कैसे करता है? जब पूरे देश की आबादी के लिए पोषण मानक बनते हैं ना, तो एक बेल कर्व का इस्तेमाल होता है। EAR वो लेवल है जो किसी खास उम्र और लिंग के ठीक आधे यानी 50% स्वस्थ लोगों की जरूरत पूरी करता है। मतलब ये RDA से अलग है? बिल्कुल अलग है। RDA तो लगभग 98% आबादी को कवर करता है। EAR का मेन काम बड़े पैमाने पर पॉलिसी बनाना और लोगों के आहार का आकलन करना होता है। सांख्यिकी और पोषण का क्या बढ़िया मिक्स है। और एग्जाम हॉल में सही ऑप्शन पहचानने के लिए तो इसका नाम ही काफी है। नाम कैसे? देखिए, ईयर का जो बीच का अक्षर है ना, ए, उसका मतलब है एवरेज यानी औसत, और एवरेज का मतलब ही होता है आबादी के बीच का हिस्सा यानी ठीक 50%। तो EAR मतलब 50% लोगों की जरूरत। बिल्कुल। कई बार बड़े भारी तकनीकी शब्दों का राज उनके पहले अक्षर में ही छिपा होता है। तो हमने चयापचय से लेकर विटामिन्स तक और फूड सेफ्टी से लेकर केमिकल स्टैंडर्ड्स तक सब कुछ बहुत ही बारीकी से समझ लिया। पर एग्जाम हॉल के उस भारी स्ट्रेस में जाने से पहले क्यों ना इन सारी मेमोरी ट्रिक्स का एक तेज रैपिड फायर राउंड खेल लें। मैं एकदम तैयार हूँ। चलिए क्विक रिकैप करते। वसा, मुश्किल में फंसा, मतलब सुरक्षा और ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट का परसेंट, थाली में सबसे ज्यादा यानी 50 से ऊपर, 55 से 70%। एक कैलोरी में जूल, 4184। BMR कौन मापता है? बेनेडिक्ट का बी। BMR सबसे कम कब होता है? रेस्ट में बेस्ट, मतलब गहरी नींद में। B1, थायमिन, रेस में फर्स्ट आने वाले की थाई में ताकत। वेरी वेरी। वेरी वेरी वीक, मांसपेशियों का क्षय। पेलाग्रा, पेलानिया यानी नियासिन, 3D बीमारी। रिकेट्स, क्रिकेट के डिकेट की तरह टेढ़ी हड्डियां। विटामिन डी। बॉटलिज्म, बॉटल यानी डिब्बाबंद खाने का जहर। साल्मोनेला, साल्मन मछली यानी दूषित मांस और अंडा। पाश्चुरीकरण, पास करो, रोगाणु नाश करो। आयोडीन संख्या, असंतृप्त यानी एक्टिव बॉन्ड्स की खोज। और आखिरी EAR। एवरेज का ए यानी 50% की आवश्यकता। अरे वाह, ये रैपिड फायर तो सच में एकदम फुल ऑन एनर्जी वाला था। मुझे पक्का यकीन है कि इस साइंस और ट्रिक्स के कॉम्बिनेशन के बाद कोई स्टूडेंट कभी कंफ्यूज नहीं होगा। बिल्कुल, ज्ञान और सही युक्ति का ये जोड़ हमेशा सफलता दिलाता है। और आज का एपिसोड खत्म करने से पहले मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला पॉइंट छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। आज हमने EAR और BMR जैसी वैज्ञानिक चीजें सीखी, ये समझा कि शरीर ऊर्जा कैसे मापता है। लेकिन कभी ये सोचिए कि आपके अपने शरीर का BMR आपकी डेली लाइफस्टाइल, जैसे कि आपका स्ट्रेस, आपकी नींद और आपके खाने पीने के हिसाब से रोज कैसे बदलता रहता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या हमने कभी किताबों से बाहर निकलकर अपने खुद के पोषण मानकों का प्रैक्टिकल असेसमेंट किया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि विज्ञान सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं, वो हमारे शरीर में हर पल चल रहा है। ये बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल विचार है। पढ़ाई के साथ साथ अपने खुद के स्वास्थ्य की लैब को समझना भी उतना ही जरूरी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा।
नमस्ते। काशी ग्रीन पाठशाला में आपका स्वागत है।